देखिए बच्चों, आज जिस चैप्टर के बारे में हम बात करने वाले हैं वो हमारे लाइफ का बेसिक पॉइंट्स है और उसका नाम है सेल। सेल जो होती हैं, आखिरकार सेल क्या है, कैसे किसने डिस्कवर किया, इसका कहाँ क्या यूज़ है, बहुत बेसिक पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले हमारे बॉडी में जितने भी संसार में लिविंग हैं, जो भी संसार में जिंदा होता है, वो उसकी बॉडी में दो कैरेक्टर मेन होने चाहिए। क्या कैरेक्टर मेन होने चाहिए? पहली बात तो उसकी सेल जो है, उसका जो बॉडी है वो किससे मिलके बनी होनी चाहिए? सेल से मिलके बनी होनी चाहिए। और इसमें मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होना चाहिए। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन। ऑल मेटाबॉलिज्म प्रोसेस जिस सेल के अंदर होती है वो लिविंग है। तो लिविंग हमारे बॉडी में, मतलब संसार में केवल दो ही लिविंग है। एक लिविंग तो उसकी बॉडी किससे मिलके बनी है? सेल से मिलकर के बनी है और उसमें मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होना चाहिए। दूसरी बात, ऑर्गेनिज्म हम किसे कहते हैं? ऑर्गेनिज्म हमारे दो प्रकार के होते हैं, या तो वो सिंगल सेल से मिलके बनते हैं या मोर, मतलब एक से अधिक सेल से मिलकर के बने होते हैं। सिंगल सेल से मिलके जो बने होते हैं उनको हम यूनिसेलुलर कहते हैं। और यूनिसेलुलर मींस जो एक सेल से मिलकर के बना होता है, मतलब एक सेल के अंदर ही उनकी सारी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस कंप्लीट होनी चाहिए। मेटाबॉलिज्म मतलब मैंने अभी आपको बताया कि जैसे रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है, न्यूट्रिशन है, रिप्रोडक्शन है, बहुत सारी प्रोसेस आती हैं जो हमारे बॉडी में हमेशा कंटिन्यू चलती रहती है। इन कंटिन्यू प्रोसेस को एक कॉमन रूप में एक नेम दे दिया गया, क्या? मेटाबॉलिज्म। अभी जब हम मेटाबॉलिज्म वाले चैप्टर पर जाएंगे तो उसमें भी आपको बताएंगे कि मेटाबॉलिज्म डिवाइड इन टू पार्ट्स, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। क्या होता है अभी हम उसको भी वेरीफाई कर देंगे। तो जो सिंगल सेल से मिलकर बनते हैं वो यूनिसेलुलर है। यूनिसेलुलर में हमारा मोनेरा भी है, प्रोटिस्टा भी है। जबकि एक से अधिक सेल से मिलकर के जो बनता है उसको मल्टीसेलुलर कहते हैं। मल्टीसेलुलर हमारे टू टाइप, इसके एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे हमारा फंजाई है, प्लांट है, एनिमेलिया है। ये सारे हमारे कैसे होते हैं बेटा? मल्टीसेलुलर। कैसे होते हैं? मल्टीसेलुलर, मतलब एक से अधिक सेल से मिलकर के बने होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आपके यूनिसेलुलर की, कि यूनिसेलुलर का मतलब क्या है। यूनिसेलुलर हम किसे कहेंगे? तो यूनिसेलुलर का मतलब होता है, पहली बात, इंडिपेंडेंट। मतलब उनकी बॉडी जो एक सेल से मिलकर के बनी होती है वो कैसी होनी चाहिए? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब यह है कि वो किसी पर दूसरे पर आश्रित ना हो, मतलब एक सेल के अंदर ही सारी प्रोसेस होनी चाहिए। जैसे आपने एग्जाम्पल तौर पर अमीबा देखा, तो अमीबा के अंदर बेटा न्यूट्रिशन भी हो रहा है, रेस्पिरेशन भी हो रहा है, एक्सक्रीशन भी हो रहा है, रिप्रोडक्शन भी हो रहा है ना। सारी प्रोसेस एक सेल के अंदर जब पूरी होती है तो पहली बात तो यूनिसेलुलर का मतलब क्या है कि वो कैसा होना चाहिए? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट के साथ साथ क्या है, मैंने कहा कि उसमें वाइटल एक्टिविटी, जो भी जैविक क्रियाएं हैं, वो सारी जैविक क्रियाएं जो मैंने एग्जांपल अभी बताए, वो सारी जैविक क्रियाएं उस सेल के अंदर होनी चाहिए। मींस वो क्या है हमारा? यूनिसेलुलर। अब इसके बाद आ जाता है कि आखिरकार सेल है क्या? सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग, जो हमारी बॉडी की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। संरचनात्मक मतलब बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो किससे मिलके बना है? सेल से। और उस सेल के अंदर ही सारी प्रोसेस कंप्लीट होनी चाहिए। हमारी बॉडी सेल से मिलकर के बनती है बेटा। जो भी लिविंग है उन सभी की बॉडी सेल से मिलकर के बनती है और उस सेल के अंदर सारी लिविंग प्रोसेस कंप्लीट होती है। एनी डाउट? अच्छा, अब हम बात करते हैं आगे उसकी, कि यहां पर मैंने बताया कि हमारी बॉडी छोटी छोटी सेल से मिलकर के बनी होनी चाहिए, लेकिन यहां पर एक एक्सेप्शनल केस है, वो है वायरस। वायरस लिविंग और नॉन लिविंग की कनेक्टिव लिंक है, सजीव और निर्जीव की बीच की कड़ी है। तो वायरस एक अपवाद कह सकते हैं या एक्सेप्शनल केस कह सकते हैं कि उसमें ऐसा नहीं होता है। बाकी फिर आप देखेंगे कि आखिरकार, अब हम बात कर रहे हैं आपके सेल की, कि आखिरकार सेल है क्या और सेल को हम कैसे आगे और डिफाइन करें। तो देखिए, फिर आ जाता है हमारा कि सेल की जो डिस्कवरी की थी वो रॉबर्ट हुक ने की थी। सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था बेटा? रॉबर्ट हुक ने 1665। रॉबर्ट हुक ने क्या किया? कॉर्क, पहले उस टाइम पर इतने बड़े या डेवलप माइक्रोस्कोप तो नहीं होते थे, उन्होंने क्या किया? कॉर्क जानते हो, जो बोतल होती है उसके ऊपर जो लगा रहता है उसको कॉर्क कहते हैं। उसका उन्होंने छोटे छोटे पीस करके देखे, तो पीस करके देखने पर क्या होता है, एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर उनको दिखाई दिया। और क्योंकि कॉर्क है, बोतल के ऊपर लगा हुआ ढक्कन है, तो वो कैसा था? डेड।
तो इन्होंने जो सेल डिस्कवर की वो कैसी थी? डेड सेल थी। कैसी सेल थी बेटा? डेड सेल थी। और उन्होंने क्या किया, इस प्रकार के जो चैम्बर दिखाई दिए, इन्हीं चैम्बर का नाम उन्होंने क्या रख दिया? सेल। क्या रखा? फिर एक साइंटिस्ट आए हमारे, एंटोनी वान लीवेनहॉक। एंटोनी वान लीवेनहॉक ने लिविंग सेल को डिस्कवर किया। यस, किसको डिस्कवर किया बेटा? लिविंग सेल। एंटोनी वान लीवेनहॉक ने जो सबसे पहले डिस्कवर की वो लिविंग सेल। अब लिविंग सेल में इन्होंने कई सेल हैं, जैसे बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, स्पर्मेटोजोआ है, आरबीसी है। ये सारी चीजें हमारी किसने डिस्कवर की थी? एंटोनी वान लीवेनहॉक। एंटोनी वान लीवेनहॉक ने जो डिस्कवर किया, तो कुछ चीजें मैंने यहां पर लिखी गई हैं कि बैक्टीरिया को डिस्कवर किया, प्रोटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ, आरबीसी, ये सब उन्होंने दी। अब आ जाती है बात सेल थ्योरी की। सेल थ्योरी क्या है, इस बारे पर ध्यान दें। हिंदी में कहते हैं इसको कोश का सिद्धांत। क्या कहते हैं? कोश का सिद्धांत। क्या होता है सेल थ्योरी? बहुत 9th क्लास से हम लोग पढ़ते चले आते हैं कि आखिरकार सेल थ्योरी है क्या। पहले हम जानेंगे कि 1838 में एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम है स्लाइडेन। ये कैसे साइंटिस्ट थे, कहां के लिए? और बॉटनिस्ट थे, वनस्पतिक विज्ञान से रिलेटेड साइंटिस्ट था। कौन हमारा बेटा? स्लाइडेन, जर्मन का रहने वाला था। दूसरा स्वान। स्वान हमारा ब्रिटिश के रहने वाले थे, और इनका नाम ये कैसे थे? जूलॉजिस्ट। वो बॉटनी से रिलेटेड थे, ये जूलॉजी से रिलेटेड। सन आपके सामने लिखा हुआ है। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि पहला पॉइंट तो जो मैंने बोला आपको वही, कि हमारी बॉडी जो होती है छोटी छोटी सेल से मिलकर के बनी होती है, और उसमें सारी वाइटल एक्टिविटी होनी चाहिए, सारी जैविक क्रियाएं उसके अंदर होनी चाहिए। एक तो ये बताया। अब एक एक पॉइंट को जरा और ढंग से आप लोग देख सकते हैं कि कहा गया है कि जितने भी हमारे प्लांट्स हो या एनिमल होते हैं, वो सब किससे मिलकर के बने होते हैं? सेल से मिलकर के बने होते हैं। और सेल के अंदर ही सारी लिविंग प्रोसेस कंप्लीट होती है। सारी जितनी भी हमारी जीवित प्रोसेस हैं वो कहां हो रही है बेटा? सेल के अंदर पूरी हो रही हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि स्वान ने क्या कहा कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल मेड ऑफ सेल, मतलब सारी जो प्लांट है या एनिमल है वो सेल से मिलकर के बने हैं। इसके बाद एंटोनी वान लीवेनहॉक एक साइंटिस्ट थे, वर्चाउ। वर्चाउ नामक साइंटिस्ट ने क्या बताया? इन्होंने बताया कि कोई भी सेल अपनी पूर्ववर्ती सेल से मिलकर के बनी होती है। पूर्ववर्ती मतलब पहले की सेल से मिलकर के बनी है। कोई सेल आसमान से नहीं आई, ये जो भी सेल बनी है वो उससे पहले सेल से मिलकर के बनी। अब बात करते हैं यहां पर सेल जो है दो प्रकार की होती है, एक तो प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या है और यूकैरियोटिक का मतलब क्या है, तो इसमें जरा थोड़ा सा आप ध्यान दे लीजिए। मैं आपको क्लियर कर दूं कि आखिरकार प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का मीन्स क्या है। देखिए होता क्या है, ये हमारी जैसे सेल, अब यहां पर ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियोलस, क्रोमेटिन थ्रेड, ये सारी चीजें प्रेजेंट है। जब न्यूक्लियस डेवलप हो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेवलप हो, तो वो क्या कहलाएगी? हमारी यूकैरियोटिक सेल। और यदि ये कोई हमने सेल बना दी और इस प्रकार से इसमें ये पड़ा हुआ है सब, मतलब न्यूक्लियस के अंदर कोई बाउंड्री नहीं है, तो वो कैसी सेल हो गई? हमारी प्रोकैरियोटिक। सिंपल भाषा में जानना चाहें, जितने डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होते हैं वो सारे स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होते हैं। और जो आपके डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, यदि डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर मींस न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी, ईआर, ये सारे किसमें होते हैं? हमारे यूकैरियोटिक सेल में। और प्रोकैरियोटिक सेल में ये सारी चीजें क्या होती हैं? एब्सेंट। एनी डाउट? किसी प्रकार का कोई संदेह कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या डिफरेंस होता है? कोई? अच्छा, फिर आ जाता है कि मतलब ये जो हमारा न्यूक्लियाइड और जो प्रोकैरियोटिक सेल होगा उसमें इस प्रकार का जो जेनेटिक मटेरियल है उसको क्या कहा जाएगा? न्यूक्लियाइड। मीसोसोम्स, मीसोसोम्स क्या है? सेल फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ये बैक्टीरिया सेल में प्रेजेंट होते हैं। प्लाज्मिड, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जीन्स, और जो ये न्यूक्लियाइड है ये डायरेक्ट टच ऑफ साइटोप्लाज्म, किसके टच में हो जाता है? साइटोप्लाज्म के टच में होता है। लेकिन
जो यूकैरियोटिक सेल है आप देख सकते हैं कि एक बाउंड्री से यहाँ कवर्ड है, और वो बाउंड्री कौन सी हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, किसकी होती है बेटा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। उसमें न्यूक्लियोलस है और माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी, सारे सेल ऑर्गन जिसमें डेवलप होते हैं वो हमारे यूकैरियोटिक कहलाता है। क्या कहलाता है, यूकैरियोटिक। अब आ जाता है बात हमारी कि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में क्या है। तो और यदि और जानना चाहें तो प्रोकैरियोटिक सेल में हमारे 70s राइबोसोम्स होते हैं, 80s राइबोसोम्स हमारे यूकैरियोटिक सेल्स में होते हैं। इसके बाद जो डीएनए है वो विदाउट हिस्टोन प्रोटीन होता है, किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल में, और यूकैरियोटिक सेल में डीएनए विथ हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होगा। अब बात आ जाती है जो अगला टॉपिक, वो है माइकोप्लाज्मा। कभी आपने माइकोप्लाज्मा का नाम सुना हो, नहीं सुना है तो सुन लीजिए। माइकोप्लाज्मा प्यूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, वेरी स्मॉलेस्ट सेल इन द वर्ल्ड, संसार की सबसे छोटी सेल होती है। इसका फुल नेम मैंने बताया, क्या बताया, प्यूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, पीपीएलओ। हिंदी में माइकोप्लाज्मा भी आप इसको कहते हैं। माइकोप्लाज्मा कितना होता है तो इसका आप डायमीटर देख सकते हैं कैसा क्या है, और वेरी स्मॉलेस्ट जो लिविंग सेल है हमारी यही है, वायरस का दिया गया है। माइकोप्लाज्मा का देखिए वही आ गया फिर से, वासु इसको बंद कर दो कैमरे को।